अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक मंच पर आने की। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन एक रजिस्टर्ड संस्था है। लगभग 1.5 साल पहले एक ग्रामीण आवासन का एक टेम्परेरी पटल बना गया था कि सभी संस्थाएं एक पटल पर आए। अपने जो साथियों नमस्कार। साथियों, जो 30 लाख पूर्व सैनिकों की जांच मांगों के लिए पिछले 16-17 सालों से संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष पे एक तरह से ब्रेक लग गया। अब जो सरकार देगी उससे ही खुश रहना। और ये जो ब्रेक लगाया है, ये आप और हमने नहीं लगाया, ये उन संस्था के प्रधानों ने लगाया है जो कहीं ना कहीं सरकार की गोद में बैठ चुकी हैं। साथियों, आप सबने पता कि 1 साल जंतर मंतर पे आंदोलन चला, हम जंतर मंतर पे रहे और उस आंदोलन को तोड़ने वाले कोई सिविलियन नहीं थे, कोई दूसरे वर्ग के कर्मचारी नहीं थे, हमारे ही पूर्व सैनिकों की संस्थाएं थी जो उस आंदोलन को तोड़ रही थी या उसको कमजोर करने पे लगी हुई थी। एक तरफ जंतर मंतर पे जवानों की जायज मांगे, OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आदि आदि मांगे लेके चल रही। दूसरी तरफ उसी आंदोलन की शक्ति को कमजोर करने के लिए, पूर्व सैनिकों को तितर बितर करने के लिए, पूर्व सैनिकों को थकाने के लिए कोई रेवाड़ी के अंदर रैली कर रहा है, तो कोई मेरठ में जाके रैली कर रहा है, कोई दिल्ली में रैली कर रहा है, कोई कहीं रैली कर रहा है। मैंने बार बार कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आपकी जो जायज मांगे हैं उनका गला घोटेंगे और घोट दिया। साथियों, जंतर मंतर पे चुनाव जाब्ता लग गया फरवरी 2024 में और 13 महीने आंदोलन चला, वो विड्रॉल ले लिया। उसके बाद में एक दिन अब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरनतारण ने 20 फरवरी 2025 में एक दिवसीय आंदोलन किया जंतर मंतर पे और एक मांग पत्र भी दिया 14 मांगों का। जैसे ही उन्होंने जंतर मंतर की तरफ कदम बढ़ाए, वैसे ही वही संगठन फिर एक्टिव हो गई। 1 साल तक एक्टिव नहीं हुई। मैं बार बार 9 महीने हो गए कहते हुए कि कोई भी संगठन बाहर आओ, आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो, हम आप लोगों के साथ में, पर कोई संगठन नहीं आया। कोई आगरा में जाके पनीर पकोड़ा खा रहा है 17 लाख रुपए के, तो कोई जाके रेवाड़ी के अंदर महल जैसी वाटिका में बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। संघर्षशील जो व्यक्ति होता है उसका मीटिंग होटलों में कब से होने लग गई। उनकी मीटिंग तो पार्कों में होती है, हॉल में होती है, धर्मशालाओं में होती है। साथियों, आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखी। मैं आप लोगों के सामने 3 क्लिप रखना चाहता हूं। जो आपने छोटी सी क्लिप देखी, ये है राजदीप वर्मा और ये है सरकारी नौकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं और नेवी के पेटी ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, और सेकंड ग्रेड के ऑफिसर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब ये जो बात कह रहे हैं इसके अंदर ये पूरा खेल समझ में आ रहा है, मेरे को पूरा माजरा समझ में आ रहा है कि किस तरह से पूर्व सैनिकों को, 30 लाख पूर्व सैनिकों को एक छाते के नीचे लाके और उस छाते को एक विशेष राजनीतिक पार्टी के ऊपर कर देना। अब ये भाई राजदीप वर्मा जी कह रहे हैं कि फेडरेशन रजिस्टर्ड संस्था है। कोई बात नहीं, 800 संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं पूरे देश में, तो उन्होंने बताओ कौन सा आसमान में तीर मार दिया। और जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है उन्होंने कौन सा धरती के अंदर चवा निकाल दिया। इसमें रजिस्टर्ड होना या नहीं होने का कोई मतलब है ही नहीं। और चलो मान भी लिया आप रजिस्टर्ड हो, तो अभी तक आपने 1 साल में क्या किया है? सिर्फ आगरा के अंदर पनीर पकोड़े खा लिए,
मिक्स वेज खा लिया, परांठा खा लिया। जो पैसा जंतर मंतर से जो हमने दिया वो पैसा हमारा, उस पैसे का एक तरह से फेडरेशन के रजिस्ट्रेशन में 1.5 लाख खर्च कर दिया। 1.5 लाख में एक संगठन रजिस्टर्ड हुआ है। ये कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले हमने एक संगठन बनाया, सभी संगठनों को एक छाते के लिए नीचे ले आने के लिए। बिल्कुल गलत बोल रहे हो। संगठन बनाया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, और संगठन बनाने वाले थे मोहन रंगन तमिलनाडु और नलिन तलवार। यहां तक आप लोगों ने उस फेडरेशन का जो लोगो है वो भी नहीं बनाया, उसका लेटर हैंड भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। बस आप लोग उसको लेके भागने में तैयार थे और लेके भाग भी गए। तो आप लोगों ने नहीं बनाया। अगर पैदा किया है ना फेडरेशन को, तो ये तो पूरा देश जानता है। और इसमें तो आप लोगों को खुद आगे आके कहना चाहिए कि किसने 9 अप्रैल की कॉल दी थी दिल्ली में। नहीं, आगे एक क्लिप आप देखिए। सोनी साहब ने कहा कि डीजीआर से रजिस्ट्रेशन कराना, मैं मानता हूँ रजिस्ट्रेशन कराना अच्छी बात है, बट आपके पास अगर नंबर्स है इतने लैक्स में, तो डेफिनेटली डीजीआर भी आपको बोलेगा कि यस, ये सभी एक्सर्समैन एक है और इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी हेड्स काउंट करती है। और थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो हम लोगों की मिशन है, उस मिशन में आप डीजीआर में चाहे 2 लाख संख्या ले लें, वो कहता है कि जो कार्यकारिणी होगी उसमें आपको अफसर रखना पड़ेगा। तो आपकी संख्या 5 लाख भी हो जाए तो भी वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा। सर अगर उनका अब राजदीप वर्मा जी कह रहे हैं कि हमने एक रैली की थी रेवाड़ी में जिसमें लाखों रुपया खर्च हो गया। रेवाड़ी में क्या जरूरत थी रैली करने की? ये पूरे देश के सैनिकों को बताओ, 30 लाख पूर्व सैनिकों को। जब जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन चल रहा था तो जंतर मंतर के ऊपर रैली करनी थी आप लोगों ने, पर आप लोगों ने कहां करी? रेवाड़ी में। क्योंकि जिससे जवान थक जाएं, उनका जोश ठंडा हो जाए और वो दिल्ली ना पूछ पाए, और उसमें आप कामयाब भी रहे। इसके बाद में ये कहते हैं, यहां पर सोचने की बात है कि जहां पर आज 8वां वेतन आयोग की बात हो रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक समान मिले, डिसेबिलिटी पेंशन मिलिट्री सर्विस पे एक समान मिले, उसके बाद में एक्स पे वो भी एक समान मिले, और जो भी विसंगतियां हैं जेसीओ रैंक की या सैनिक विधवाओं की, वो विसंगतियां भी दूर हों। पर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, यहां पर दिल्ली जो मीटिंग हुई 9 मार्च को, ये कह रहे हैं कि जो हमारी संस्था है उसमें 132 संगठन है। पता नहीं अभी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अभी इन्हीं के जो प्रधान हैं अर्जुन सिंह जी, वो कह रहे हैं कि 167 संस्थाएं हैं, अभी ये कह रहा है 132 संस्थाएं हैं, जबकि मेरे को असलियत का मालूम है कि इनके 12 बीघे में दाना नहीं है। 10 संस्थाएं भी इनके साथ में नहीं और 10 व्यक्ति भी इनके साथ में नहीं है। और उसका सबूत है आगरा में होने वाली मीटिंग जिसके अंदर ये 35 आदमी थे। अगर आगरा के निकाल दिए जाएं 20-25 तो ये सिर्फ 15 एक रह गए। तो आदमी कहां से आए? मैं अपनी बात पे वापस आता हूं। यहां सोचने की बात है, कमेंट करके बताना। इन्होंने कहा कि 1 लाख की संख्या बल हो जाएगी और सभी संस्थाएं फेडरेशन में आ जाओ, जहां पर दूसरी संस्थाएं भी बैठी थी। मतलब जो भी आपके पास में आपका झंडा, आपका नाम, आप सब कुछ फेडरेशन के हवाले कर दो और फेडरेशन को अपना भगवान मान लो, 1 मैन आर्मी मान लो, और हम इसको डीजीआर में रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसी समय इसका जवाब दिया वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के हवलदार वीर बहादुर ने। मैं उनकी तारीफ करता हूं वीर बहादुर की इसके ऊपर, कि क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो 16-17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सबका कमेटी कर रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कर रही है, तो आज तक क्या हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम डीजीआर के अंदर रजिस्टर्ड करवा लें? या इतने समझदार तुम ही होगे कि 1 साल तो तुम्हारा संगठन को बने हुए भी नहीं हो गया और तुम इसको डीजीआर में रजिस्टर्ड करवाने के लिए चल रहे हो? तो वीर बहादुर जी ने कहा कि देखो, जो डीजीआर की कार्य प्रणाली है और जो उसकी शर्तें हैं उसके अनुसार 1 लाख की जो संख्या बल है जो डीजीआर कहता है, उसके बाद में हम रजिस्टर्ड करेंगे।
उस 1 लाख की सदस्य में ऑफिसर भी होना चाहिए तीनों सेनाओं का, जेसीओ रैंक भी होना चाहिए तीनों सेनाओं का, और जवान रैंक भी होना चाहिए तीनों सेनाओं का। तो आप ऑफिसर कहां से लेके आओगे? तो ये वहीं पर राजदीप वर्मा के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये घुमा लेता उस बात को कि हम रामलीला ग्राउंड भर देंगे, ये भर देंगे, और डीजीआर को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करेगा डीजीआर पॉलिसी, क्योंकि 2018 में ये पॉलिसी बनी है। और दूसरी बात, भाई डीजीआर में रजिस्टर्ड होने के बाद में इसकी क्या गारंटी है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? ये सभी के सभी जो इसके अंदर हैं फेडरेशन के अंदर। अब राजदीप वर्मा जी से मैं पूछ रहा हूं कि आप सरकारी नौकरी करते हो, आपका कैशियर बैंक के अंदर सरकारी नौकरी करता है, आपका एक पदाधिकारी गौतम है जो राजस्थान से, वो सरकारी नौकरी करता है, कुछ हाईकोर्ट के वकील हैं, एक वकील आपका सरकारी वकील बनने के लिए एएफटी का, उसके लिए अपने हाथ पैर मार रहा है। तो आपके अंदर है कौन आदमी जो जंतर मंतर पे बैठ जाएगा या आंदोलन कर लेगा? तो तुम लेटर ही लिखोगे, पर लेटर से तो कुछ होगा नहीं, और ना ही डीजीआर में रजिस्टर्ड करवाने से होगा, क्योंकि ये कह रहे कि वो पहली संस्था होगी जो डीजीआर के अंदर रजिस्टर्ड होगी। नहीं श्रीमान जी, 5 संस्थाएं पहले रजिस्टर्ड हैं, 5 संस्थाएं पहले रजिस्टर्ड हैं डीजीआर में। तो यहां पर जो इनका दिमाग है ना, जो इनका दिमाग आए हैं, ये उस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, उस मीटिंग में ये सिर्फ ये कह रहे थे कि जो भी सबका कमेटी है या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, अपने हथियार डाल दो और सरेंडर हो जाओ और फेडरेशन में आके बैठ जाओ। फेडरेशन लेटर लिखती रहेगी, लव लेटर चलते रहेंगे, और तुमने कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरे इनकी बातें दिख रही हैं। उसके बाद में एक छोटा सा वीडियो और देखो। डिसीजन जो भी यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा वो हम कैरी करेंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के मैनेजमेंट काउंसिल में लेके जाएंगे, वहां पे डिस्कशन होगा। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा वो आपको, वीर बहादुर साहब को, या जो भी कमेटी यहाँ से जो भी आज फॉर्म में होगा उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। उसके बाद में राजदीप वर्मा जी कह रहे हैं कि हम यहां पे आए, हमने फेडरेशन की तरफ से भागीदारी निभाई यहां पे। अब जो भी आपका निर्णय हुआ है, जो भी आपके यहां पे बातें हुई हैं, हम फेडरेशन की काउंसिल में रखेंगे और वहां पे मीटिंग होगी। अब ये देख लो, ये है बड़े राजदूत, और इनका जो प्रधानमंत्री है वो बैठा है कोई अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। अब इनकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होगी, वहां पे ये फैसला लेंगे। राजदीप वर्मा जी, अगर विदेश मंत्री भारत से इंग्लैंड जाता है या अमेरिका जाता है तो उसको पहले सख्तियां दी जाती हैं कि आपने किन किन चीजों पे समझौता करना है, क्या क्या हमारी मांगे हैं। ना कि वो बार बार ये कहता है वहां के डेलीगेशन को कि नहीं, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, कैबिनेट में बात करेंगे। क्योंकि जो राजदूत जाता है वो एक तरह से उसके पास में पूरी शक्तियां होती हैं। फिर तुम क्यों आए वहां चाप पानी पीने के लिए? क्यों आए? क्योंकि तुमने उसको मीटिंग को एक तरह से, उस मीटिंग की कुछ बातें अपने पास में रखनी थी, कुछ वहां पे उल्टा सुल्टा आपने करके जाना था, वो करके गए आप कि डीजीआर में इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। और उसके बाद में आपने सीधा का सीधा वहां पे कमियां गिनाने में लग गई कि हमारी फेडरेशन ने ये कर दिया, फेडरेशन ने वो कर दिया। फेडरेशन ने तो डालडा घी का हवन किया था रेवाड़ी में। फेडरेशन कब से आ गई? अगर तुम्हारे पास में 132 संस्थाएं हैं तो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है किसी संस्था की आप लोगों को। आप 132 संस्थाओं को लेके आप रामलीला ग्राउंड को भर सकते हो, इतनी संख्या बल होने के बाद में। अब कह रहे हो कि सभी संस्थाएं फेडरेशन में आ जाएं। अरे भाई, वो तो 800 संस्थाएं हैं पूरे देश में, और 800 संस्थाओं को फेडरेशन में लाने के लिए तो 80 साल लग जाएंगे। तो 80 साल तक फेडरेशन के अंदर ही ये संस्थाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी।
तो डीजीआर में जो ये करवा रहे हैं ना, ये इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि ये सारे के सारे सरकारी नौकर हैं और बीच में जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन है उसमें भी कूद रहे हैं। तो ये इशारा किसने दिया? कहीं सरकार ने तो नहीं दिया है। एक सरकारी नौकर गजेटेड ऑफिसर है, सेकंड क्लास का है, तो ऐसी क्या भावनाएं हैं कि उसके दिल में दर्द है पूर्व सैनिकों के लिए कि वो अपनी सरकारी नौकरी को दांव पे लगा रहे हैं। पूर्व सैनिकों के लिए वो आवाज उठाएगा? नहीं, सरकारी नौकर होने के बावजूद 1 लाख से ऊपर तो इसका वेतन होगा। ये तो मजे ले रहा है। मैं बताता हूं, 1 साल के आंदोलन जो जंतर मंतर पे चला, ये वहां पर 2 दिन 4 दिन भी नहीं आए, पूरे 13 महीने 3 दिन में। और ये जो पानी की बोतल आती थी ना, जिनका राजदीप वर्मा ने जो उलाना दिया था कि मैं वहां पानी की बोतल पहुंचाता था, वो तो प्रगति मैदान से जहां आप ड्यूटी करते हो, सिक्योरिटी ऑफिसर की किस चीज की आप वहां पे जॉब करते हो, वहां से जो प्रगति मैदान में जो फॉरेनर आते हैं, कुछ और आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो बोतल पानी की वीआईपी मूवमेंट, वहां से वो बोतल के पैकेट यहां तक पहुंचा देते थे। ये तो वही बताते हैं। नहीं पहुंचाते थे तो उनका बिल कहां है? बिल कहां है उन बोतलों का? तो एक सरकारी नौकरी करने वाला मीटिंग में जाकर और उस पूरी मीटिंग को मतलब बंदर बाट कर देता है, उनको मुद्दों से भटका भी देता है। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि अनपढ़ आदमी जहां बैठे होंगे ना, वहां तालियां ही बजाएंगे। जैसे ही राजदीप वर्मा ने अपना भाषण खत्म कराया कि डीजीआर में हम रजिस्टर्ड करवाएंगे, सभी संस्थाएं हमारे पास में आ जाओ, 1 लाख की संख्या पूरी हो जाएंगे, और माइक जैसे ही रखा वैसे ही तालियां बजाने लग गए। ये होता है असली पहचान। क्यों? किसी को ज्ञान है ही नहीं कि डीजीआर में ऑफिसर जब तक नहीं होगा, उसका पदाधिकारी उस संस्था का, तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगी। और रजिस्टर्ड होने के बाद में कुछ ऑफिस का किराया मिलना शुरू हो जाएगा, टेलीफोन का किराया मिलना शुरू हो जाएगा, कुछ और स्टेशनरी का रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब इनकी सोच वहीं पे है, ना कि आपकी जायज मांगों के लिए। अब रजिस्टर्ड डीजीआर के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना, 2027 में करवा लेना। पहले तो 8वें पे कमीशन को तो देख लो कि 8वां पे कमीशन आपके सिर पे खड़ा है, तो उसको तो देख लो। तो ये एक तरह से जब भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उठेगी, उसी समय ये एक्टिव हो जाते हैं। ये जितने भी ग्रुप हैं सभी के सभी ये जब भी एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रेक लग चुका है पूर्व सैनिकों का आंदोलन को। और भाई 11 साल मेरे को लिए इस आंदोलन में तन मन धन से मैंने जितना भी हो सका मेरे से मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। मैं कभी नेता नहीं बना, ना मैं कभी मंचों पे गया, ना मैं कभी कुछ किया। मैंने तो खाना खिला दिया, झूठे बर्तन उठा लिए। हाँ, मैंने ठोक के जवाब दिए। जो ये थे ना नकली सौदा जो घूम रहा है, इन नकली सौदा जो तालियां बजाने वाले, जिनको ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान होता तो तभी उसकी बात को पकड़ लेते। मैं उनको जवाब देता हूं ठोक के कि भाई ज्ञान ले लो मेरे से, मैं फ्री का ज्ञान बांट रहा हूं आप लोगों को, इतना और कोई बांट नहीं सकता। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई कमेंट करना ना भूले यहाँ पे।